हेलो बच्चों, मैं हूँ राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रेडिकल कोचिंग क्लासेस। बच्चों, हमने पिछले जो वीडियो थे साइंस के उसमें चैप्टर 6 जो कि केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट था, उसमें हमने जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम इस जो वीडियो है इसमें हम डिसोसिएशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो देखिए, डिसोसिएशन रिएक्शन के बारे में आपने पहले भी पढ़ा था। इस डिसोसिएशन रिएक्शन को डीकम्पोजिशन भी बोला जाता है। इसको और क्या बोला जाता है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोला जाता है। अब हमारे पास ये डिसोसिएशन और डीकम्पोजिशन होती क्या है, इसको हमें देखना है। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पर एक वर्ड है डीकम्पोज। क्या होता है? हमारे पास एक डीकम्पोज वर्ड होता है। अब इस डीकम्पोज वर्ड का मतलब क्या होता है? तो डीकम्पोज वर्ड का मतलब होता है टूटना। डीकम्पोज वर्ड का मतलब क्या होता है? टूटना। डीकम्पोज वर्ड का मतलब होता है टूटना। ठीक है, तो यहाँ हमें इस डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में या डिसोसिएशन रिएक्शन के बारे में किससे पता चलेगा? डीकम्पोज वर्ड से पता चलेगा कि जब हमारे पास कोई भी सब्सटेंस टूटता है, जब हमारे पास कोई भी सब्सटेंस टूटता है तो कौन सी रिएक्शन होती है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन या डिसोसिएशन रिएक्शन। ठीक है, मैं जैसे अगर इसके जो डेफिनेशन है उसको बोलना चाहें तो यहाँ हमारे पास जो इसकी डेफिनेशन है वो होगी, रिएक्शंस in which a reactant gets decomposed to produce two or more products are termed as dissociation reaction। समझे बात को कि हमारे पास ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट क्या होता है कि जैसे मान लो हमारे पास रिएक्टेंट है ए बी, ये ए बी रिएक्टेंट है, ये क्या होता है? डीकम्पोज होता है। और डीकम्पोज होने के बाद में, टूटने के बाद में दो या दो से अधिक अलग अलग प्रोडक्ट में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। इसी को बोला जाता है डिसोसिएशन या फिर डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब ये है कि हमारे पास एक रिएक्टेंट का दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूटने को ही क्या बोला जाता है? डीकम्पोजिशन या डिसोसिएशन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की कि हमारे पास इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम एग्जाम्पल देखें कि हमारे पास जब हम H2O वाटर, H2O जो होता है, जब हम उसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं। गर्म मतलब जब हम इस H2O में से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं, जब हम इस H2O वाटर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो यहाँ हमारे पास दो चीज़ें बनती है, एक तो हाइड्रोजन गैस और दूसरा ऑक्सीजन गैस। ठीक है, यहाँ हमारे पास ये लिक्विड है इसलिए L से इसको डिनोट कर देंगे, ये दोनों गैस है इसलिए इसको हम G से डिनोट कर देंगे। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल था जिसमें हमारे पास जो एक रिएक्टेंट है वो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अगर हम बात करें कि ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कितने टाइप की होती है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे पास 3 टाइप की होती है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। सबसे पहले यहाँ हमारे पास होती है इलेक्ट्रोलिसिस। सबसे पहला टाइप कौन सा है? इलेक्ट्रोलिसिस डिसोसिएशन रिएक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस जो डिसोसिएशन रिएक्शन है उसमें क्या होता है, ध्यान से देखिए। यहाँ हमारे पास होता क्या है? इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी। कि जब हम किसी भी सब्सटेंस के एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, जब हम किसी सब्सटेंस के एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो वहाँ हमारे पास जो सब्सटेंस होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है या दो से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। उसी को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस बोला जाता है। जैसा कि मैंने अभी पीछे ये जो रिएक्शन लिखी वो इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन है। कैसे कि यहाँ हमने क्या किया, जो वाटर था 2H2O जो कि हमारे पास लिक्विड होता है, इसमें हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं। इसमें क्या करते हैं? हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट पास करवाने के कारण यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन गैस और दूसरा ऑक्सीजन गैस
क्या हो जाती है, डिसोसिएट हो जाती है। मतलब यहाँ हमारे पास जो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो दो अलग अलग प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। तो इसका मतलब यहाँ हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट है उसने क्या किया, इस वाटर को दो पार्ट्स में डिवाइड करने का काम किया। इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसे ही हमारे पास बुक में एक एग्जांपल और है कि जब हम NaCl को, आप सब जानते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड जो होता है उसकी एक्वियस सॉल्यूशन, मैंने पीछे बताया एक्वियस सॉल्यूशन को AQ से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसकी एक्वियस सॉल्यूशन को मतलब, एक्वियस सॉल्यूशन का मतलब ये है कि NaCl को हमने H2O वाटर के अंदर घोला तो वो एक्वियस सॉल्यूशन बन गया। इसको जब हम एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं। क्या पास करवाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं। तो यहाँ हमारे पास दो चीज़ें बनती है, एक तो बनता है सोडियम और दूसरा बनता है क्लोरीन गैस, ठीक है। जो सोडियम होता है वो पानी के अंदर रह जाता है, मतलब वो एक्वियस सॉल्यूशन होता है, और क्लोरीन जो होती है वो गैस होती है जो कि बाहर निकल जाती है, उसको हम क्लोरीन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हमारे पास इस रिएक्शन में भी इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो सोडियम क्लोराइड था वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इसलिए भी हम इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप की, कि यहाँ हमारे पास जो दूसरा टाइप है वो कौन सा होता है। तो यहाँ हमारे पास दूसरा टाइप है थर्मल डिकम्पोजिशन। कौन सा होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल मतलब होता है टेम्परेचर, ध्यान रखना। थर्मल मतलब क्या होता है, थर्मल जो वर्ड है वो टेम्परेचर से रिलेटेड, किससे रिलेटेड है, टेम्परेचर से रिलेटेड है। थर्मल जो वर्ड है वो टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो हम इस थर्मल वर्ड से समझ सकते हैं कि जब हम किसी भी सब्सटेंस को टेम्परेचर प्रोवाइड करवाते हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड करवाने का मतलब है कि जब हम उसको हीट करते हैं तो वो दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। मतलब यहाँ पर सब्सटेंस का जो डिकम्पोजिशन है वो किसके कारण होता है, टेम्परेचर बढ़ाने के कारण, हीट बढ़ाने के कारण। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि हमारे पास जितनी भी डिसोसिएशन रिएक्शन होती है उसमें जो सब्सटेंस होता है वो एनर्जी को गेन करता है। क्या करता है, एनर्जी को गेन करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और आपने पढ़ा था कि जब कोई भी सब्सटेंस एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और रिएक्शन होती है तो उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। कौन सी रिएक्शन बोला जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा हमें ये ध्यान रखनी है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उसको हम क्या बोल सकते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि जो सब्सटेंस होता है वो डिकम्पोज होने के लिए, टूटने के लिए हीट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हैं। अब हम थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करें तो इसमें जो सब्सटेंस होता है वो हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। हीट के कारण क्या होता है, वो दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हमें दे रखा है कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 को क्या करते हैं, हीट करते हैं, ये हीट का साइन है, हीट करते हैं, तो यहाँ हमारे पास क्या बनता है, एक तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे पास गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। क्या बनता है कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो यहाँ हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। मतलब यहाँ एक सिंगल कंपाउंड जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, दो पार्ट्स में टूट गया, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। आगे अगर हम देखें, आगे हमारे पास जो तीसरा पार्ट है वो है फोटोलिसिस। थर्ड जो है वो है फोटोलिसिस। देखिए फोटोलिसिस जो है वो हमारा होता है लाइट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड होता है, लाइट से, मतलब प्रकाश, लाइट से रिलेटेड होता है। मतलब यहाँ हमारे पास इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी सब्सटेंस सनलाइट के कारण या किसी भी प्रकार की आर्टिफिशियल लाइट के कारण डिकम्पोज होता है, अगर
कोई भी सब्सटेंस सनलाइट के कारण या किसी लाइट आर्टिफिशियल लाइट के कारण डिकम्पोज होता है तो उसको क्या बोला जाता है, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास एक रिएक्शन होती है, ठीक है, जैसे एक रिएक्शन है 2HBr, मतलब है हाइड्रोजन ब्रोमाइड को जब हम क्या करते हैं, लाइट प्रोवाइड करवाते हैं, जब इसको सनलाइट या फिर इसको H न्यू भी बोला जाता है, ध्यान रखना, लाइट को क्या बोला जाता है, H न्यू भी बोला जाता है, ये इसकी एनर्जी होती है। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक तो हाइड्रोजन में और दूसरा ब्रोमीन में, एक हाइड्रोजन में और दूसरा ब्रोमीन में, ये क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, फोटोलिसिस रिएक्शन में क्या होता है, सब्सटेंस को लाइट प्रोवाइड करवाई जाती है, उसके ऊपर लाइट डाली जाती है जिससे वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को क्या बोला जाता है, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन टाइप थे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, कि जब कोई भी सब्सटेंस दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में टूटता है तो उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाता है। यहाँ हमारे पास जो टूटने के कारण है वो तीन हो सकते हैं, एक तो इलेक्ट्रिक करंट के कारण वो टूट सकता है, दूसरा वो थर्मल मतलब टेम्परेचर के कारण टूट सकता है, और तीसरा सनलाइट या फिर किसी भी आर्टिफिशियल लाइट के कारण वो टूट सकता है। इसको बोला जाता है डिसोसिएशन रिएक्शन। ठीक है, आगे हमारे पास डिसोसिएशन रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब हम देखेंगे स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, स्लो एंड फास्ट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए नेक्स्ट जो है वो है स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन देखिए, जैसा कि आपको सबको नाम से लग रहा है स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन का मतलब है ऐसी रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे। बहुत ज़्यादा टाइम मतलब उसको कंप्लीट होने में कई घंटे भी लग सकते हैं, उसको कंप्लीट होने में कई दिन भी लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं और साल भी लग सकते हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसको क्या बोला जाता है, स्लो रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं उसी को क्या बोला जाता है, स्लो केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। अब ये जो स्लो केमिकल रिएक्शन है वो होती क्यों है, इसी के बारे में हमें देखना है। देखिए आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि कई हमारे पास जो कंपाउंड होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड के बारे में आपने सबने पढ़ा होगा। तो यहाँ होता क्या है, हमारे पास ये जो कोवलेंट बॉन्ड है वो टूटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं और दोबारा नए बनने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। तो जब ये टूटते हैं और टूटने के बाद में दोबारा नए बनते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और इसी बहुत ज़्यादा टाइम लगने के कारण इन रिएक्शन को क्या बोला जाता है, स्लो रिएक्शन बोला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्लो रिएक्शन होती है वो कोवलेंट कंपाउंड के अंदर होती है। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो रस्टिंग ऑफ आयरन हमारे पास एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है स्लो रिएक्शन का, कि किसी भी लोहे के ऊपर जो रस्ट लगती है, जंग लगती है, वो बहुत धीरे धीरे लगती है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, स्लो रिएक्शन बोल सकते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन का हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन है वो है 4Fe + 3O2 + 6H2O। मतलब हमारे पास ये है कि जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन करता है, आयरन जब ऑक्सीजन और वाटर के संपर्क में आता है तो यहाँ रस्ट बनती है, और रस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2Fe2O3.3H2O। इसी को क्या बोला जाता है, रस्ट बोला जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। ठीक है, सॉरी। और अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ हमारे पास और एग्जाम्पल बुक में गिवन है, जैसे कि जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल और है
ये हमने क्या किया, 2KClO3, इसको बोला जाता है पोटेशियम क्लोरेट। इसको क्या बोला जाता है, पोटेशियम क्लोरेट बोला जाता है। 2KClO3 को जब क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो गर्म करने के कारण ये बहुत धीरे धीरे क्या होता है, टूटता है। और यहाँ हमारे पास क्या बनते हैं, दो प्रोडक्ट बनते हैं। एक तो बनता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। क्या बनते हैं हमारे पास यहाँ पर, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्लो रिएक्शन बोला जाता है। आगे एक एग्जांपल हमें और दे रखा है एसिटिक एसिड के साथ, कि एसिटिक एसिड CH3COOH, इसको एसिटिक एसिड बोला जाता है। जब हम इसको एथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, C2H5OH, जब हम इसको एथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, C2H5OH, तो यहाँ हमारे पास एथिल एसीटेट बनता है। यहाँ हमारे पास क्या बनता है, एथिल एसीटेट, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOC2H5, ठीक है, प्लस H2O। यहाँ इसको बोला जाता है एथिल एसीटेट। ये एथिल एसीटेट यहाँ बनता है और ये भी एक स्लो रिएक्शन होती है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं दूसरे टाइप की रिएक्शन की, फास्ट रिएक्शन, ठीक है। दूसरी जो रिएक्शन है वो कौन सा है, फास्ट रिएक्शन है। देखिए फास्ट रिएक्शन में क्या होता है, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि फास्ट रिएक्शन का मतलब है ऐसी रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने में बहुत कम टाइम लगे, बहुत ज़्यादा कम टाइम लगे, उसको क्या बोला जाता है, फास्ट रिएक्शन बोला जाता है। ये बहुत ही जल्दी हो जाती है, ठीक है। अब इस फास्ट रिएक्शन के जल्दी होने का क्या कारण है, यहाँ हमारे पास इसका कारण होता है आयोनिक कंपाउंड। इसका जो फास्ट रिएक्शन होने का कारण क्या है, आयोनिक कंपाउंड होता है। यहाँ पर क्या होते हैं, आयन्स बनते हैं जो कि दूसरे आयन के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं और एक नया कंपाउंड बनाते हैं। और कौन सी रिएक्शन होती है, फास्ट रिएक्शन यहाँ पर हमारे पास बनती है। जैसा कि हम बात करें कि अगर हम किसी एसिड और बेस की अगर रिएक्शन करवाएं तो एसिड और बेस बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं और इसी रिएक्शन को बोला जाता है फास्ट रिएक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एसिड बेस की रिएक्शन के बारे में बताया। जैसे हमने एक एसिड लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हमने HCl से रिएक्शन करवाई हाइड्रोजन क्लोराइड से, तो यहाँ हमारे पास बनेगा NaCl सॉल्ट प्लस H2O वाटर। तो ये जो रिएक्शन होती है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, फास्ट रिएक्शन बोला जाता है। एक हमारे पास रिएक्शन और है AgNO3, मतलब सिल्वर नाइट्रेट को जब हम HCl से रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ हमारे पास दो चीज़ें बनती है, एक तो AgCl बनता है और दूसरा HNO3, जिसको बोला जाता है नाइट्रिक एसिड। HNO3 को क्या बोला जाता है, नाइट्रिक एसिड बोला जाता है। AgCl को सिल्वर क्लोराइड बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास ये दोनों जो रिएक्शन है बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी होती है। इन दोनों रिएक्शन को कंप्लीट होने में बहुत कम टाइम लगता है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, फास्ट रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन भी एक फास्ट रिएक्शन होती है। और अगर हम फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के हाफ़ टाइम की बात करें, हाफ़ टाइम का मतलब ये होता है कि अगर रिएक्टेंट आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और आधे रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में जितना टाइम लगता है उसी को उसका हाफ़ टाइम बोला जाता है। आधे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में जितना टाइम लगता है उसी को क्या बोला जाता है, हाफ़ टाइम बोला जाता है। और अगर हम फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के हाफ़ टाइम की बात करें तो इसका हाफ़ टाइम 10⁻⁻12 सेकेंड होता है। कितना होता है, 10⁻⁻12 सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारे पास स्लो और फास्ट रिएक्शन थी। आगे जो हमारे पास रिएक्शन होगी वो है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है।
कौन सी रिएक्शन है? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन। सबसे पहले हम इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? देखिए, इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या है? इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ये है कि हमारे पास ऐसी रिएक्शन जिसमें अगर एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, अगर एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया तो हम उस रिएक्शन को दोबारा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बना सकते। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक बार रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बन जाता है और अगर हम उस रिएक्शन में प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट नहीं बना सकते तो उसी को क्या बोला जाता है? इरिवर्सिबल बोला जाता है। मतलब हमारे पास ये जो रिएक्शन होती है ये यूनिडायरेक्शनल होती है। क्या होती है? यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है एक ही डायरेक्शन में चलने वाली, एक ही डायरेक्शन में चलने वाली। और इस इरिवर्सिबल रिएक्शन को एक सिंगल एरो से डिनोट किया जाता है। ठीक है, यहाँ हमारे पास इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल बहुत ईजी सा है। जब हम कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाते हैं कोल की, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। हम कार्बन डाइऑक्साइड से वापस कोल और ऑक्सीजन नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल हम एक को ले सकते हैं CH3 को, CH4 को, मीथेन को। जब हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ हमारे पास दो चीज़ें बनती है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और दूसरा हमारे पास बनता है वाटर। ठीक है, तो यहाँ हमें हमेशा ध्यान रखना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो इसका हमेशा ध्यान रखना। अब हम बात करें कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में हम पढ़ सकते हैं। देखिए, रिवर्सिबल रिएक्शन जस्ट हमारे पास अपोजिट होती है इरिवर्सिबल का। तो यहाँ रिवर्सिबल रिएक्शन की बात होती है। देखिए, रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ये है कि अगर हम रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं और दोबारा प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में क्या कर सके, प्रोडक्ट को दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर सके, तो उसी को क्या बोला जाता है? रिवर्सिबल रिएक्शन बोला जाता है। मतलब इसका ये है कि हम उस रिएक्शन को क्या कर सकते हैं? रिवर्स कर सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन बोल सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक रिएक्टेंट है A+B, इसको हमने C+D में कन्वर्ट किया और यहाँ C+D वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? A+D में। तो अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास यहाँ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, जैसे ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ वापस प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है और ये रिएक्शन लगातार चलती रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती है। और अगर इसको डिनोट करने की बात करें तो रिवर्सिबल रिएक्शन जो होती है उसको हम डबल एरो से डिनोट करते हैं। डबल एरो का मतलब होता है कि यहाँ हमारे पास ये दोनों डायरेक्शन में चलती है। ठीक है, अब हम बात करें कि जैसे A+B जो है वो पहले किस में कन्वर्ट हुआ? C+D में। जब A+B C+D में कन्वर्ट होता है तो उसको फॉरवर्ड रिएक्शन बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? फॉरवर्ड रिएक्शन। और जब हमारे पास C+D वापस A+B में कन्वर्ट होता है, जब C+D वापस A+B में कन्वर्ट होता है तो उसको बैकवर्ड रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बैकवर्ड रिएक्शन बोला जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ हमारे पास एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जब अमोनिया को और हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाई जाती है, तो यहाँ नाइट्रोजन की और हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाई जाती है, तो यहाँ हमारे पास अमोनिया बनता है 2NH3। और जब अमोनिया को हम वापस डिकम्पोज करते हैं तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वापस बन जाता है। ऐसे ही हमारे पास एक और रिएक्शन है H2O+ H2CO3।
इन दोनों की जब रिएक्शन करवाई जाती है तो यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं, 2 प्रोडक्ट बनते हैं। एक तो हाइड्रोनियम आयन बनता है और दूसरा हमारे पास हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन बनता है। एक तो हाइड्रोनियम आयन बनता है, एक हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन बनता है, ठीक है। और ये दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो वापस हमारे पास H2O + H2CO3 बन जाता है। इसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है? रिवर्सिबल रिएक्शन बोला जाता है। अब हम बात करें आगे रिवर्सिबल रिएक्शन की, तो रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, ठीक है। कौन सी रिएक्शन होती है? बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जो कि लिविंग बीइंग्स के अंदर होती है, उसको बायोकेमिकल रिएक्शन बोला जाता है। तो बायोकेमिकल रिएक्शन कैसे रिवर्सिबल होती है? जैसे मैं आपको बताऊं, हीमोग्लोबिन, हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? पहले ऑक्सीजन को हमारे हार्ट से पूरे बॉडी में लेके जाता है और फिर वापस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आता है। तो ये जो प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहती है, प्रोसेस लगातार चलता रहता है। इसलिए हम इस रिएक्शन को भी क्या बोल सकते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन भी कंप्लीट हो गई। अब हम बात करें कि आगे हमारे सिलेबस में जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हमारे पास 5 टाइप से इसमें गिवन है। तो उसको करवाने से पहले मैं आपको एक दूसरी रिएक्शन करवाऊंगा। एक हमारे पास है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। कौन सी रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो यहाँ हम आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। देखिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे पास जो रिएक्शन होती है, आपने पहले भी पढ़ा है कि जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो यहाँ हमारे पास 2 चीज़ें बनती है। एक तो सॉल्ट बनता है और दूसरा वाटर बनता है। इसी को क्या बोला जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। जब हमारे पास एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। इसी को क्या बोला जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। आगे हम बात करें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स की, तो यहाँ हमारे पास बहुत अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल है। जैसे हमारे पास सबसे पहला एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाई तो यहाँ पर NaCl सॉल्ट और H2O वाटर बनता है, ठीक है। यहाँ हमारे पास ये जो HCl है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन करते हैं तो जो सॉल्ट बनता है उसका pH क्या होता है, मैं चैप्टर 5 में आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। pH हमारे पास, वैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि pH जो होता है वो एक स्केल होता है। इस pH से हमें ये पता चलता है कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है। और अगर एसिड बेस के अलावा हमें उसकी तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में पता होता है तो वो होती है कौन सी? न्यूट्रलाइज, कि वो न्यूट्रल है, एसिड है या बेस है। उसके बारे में हमें किससे पता चलता है? pH से पता चलता है। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ NaCl बनता है और ये जो NaCl होता है वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। मतलब इसका जो pH है वो 7 के इक्वल होता है। न्यूट्रल का जो pH होता है वो किसके इक्वल होता है? 7 के इक्वल होता है। जैसे मैंने बताया कि जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास जो सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, ठीक है। लेकिन अगर हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की रिएक्शन करवाते हैं, लेकिन अगर हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ हमारे पास जो सॉल्ट बनता है
वो सॉल्ट क्या होता है, एसिडिक होता है। वो सॉल्ट क्या होता है, एसिडिक होता है, ध्यान रखना। और वाटर में कोई भी चेंज नहीं होता है। सॉल्ट एसिडिक इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है और जो बेस है वो वीक है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब ये है कि यहाँ हमारे पास H+ आयन ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ भी H+ आयन ज़्यादा होंगे। और अगर H+ आयन ज़्यादा होंगे तो वो क्या होगा, एसिडिक होगा। अगर यहाँ H+ आयन ज़्यादा है इसके कंपेयर में, और सॉल्ट में भी H+ आयन अगर ज़्यादा होंगे, तो ये क्या होगा, एसिडिक होगा। तो यहाँ हमारे पास इसका जो pH होगा, इसका जो pH होगा वो होगा <7। जो एसिड होता है उसका pH क्या होता है, <7 होता है, 7 से छोटा होता है। अब हम क्या करते हैं कि हमने पहले स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, अब हम इसकी जगह पर क्या लेते हैं, वीक एसिड लेते हैं। क्या करते हैं, हम वीक एसिड लेते हैं, किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। यहाँ हमने वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस जब लिया तो भी हमारे पास सॉल्ट बनेगा, लेकिन अभी बेस हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, इसलिए जो सॉल्ट है वो क्या बनेगा, बेसिक बनेगा, और वाटर हमेशा साथ में रहेगा इसके, ठीक है। और अगर हम इसके pH की बात करें तो pH जो होगा वो <7 होगा। बेसिक का जो pH होता है वो <7 होता है। वीक एसिड का मतलब ये है कि यहाँ पर H+ आयन जो है वो बहुत कम है, और यहाँ भी H+ आयन कम होंगे। और H+ आयन अगर बेस की कंपैरिजन में कम होंगे, OH- आयन की कंपैरिजन में कम होंगे, तो यहाँ pH जो है वो 7 से ग्रेटर होगा। मतलब हमारे पास जो सॉल्ट है उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा, ठीक है। और फिर अगर हम दोनों को वीक ले लेते हैं, अगर हम दोनों को क्या ले लेते हैं, वीक ले लेते हैं, कि हमारे पास वीक एसिड प्लस वीक बेस अगर होता है तो सॉल्ट जो बनता है वो न्यूट्रल बनता है। मतलब pH जो होगा वो इक्वल होगा 7 के, ठीक है। तो ये हमारे पास अलग अलग टाइप की क्या थी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी। अगर आपको ये pH के बारे में नहीं पता है, H+ आयन OH- आयन के बारे में नहीं पता है, तो हम इसको चैप्टर 5 में देखेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब जैसे मैं आपको सबके एग्जाम्पल बता देता हूँ कि अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की बात करें तो क्या एग्जाम्पल हमारे पास हो सकता है। तो देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में, जैसे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया HCl और वीक बेस लिया NH4OH, ठीक है। यहाँ हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl की जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो बनता है NH4Cl, ये एक सॉल्ट है, और H2O वाटर है। ये जो हमारे पास सॉल्ट होगा वो क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, एसिडिक होगी। ध्यान रखना, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, एसिडिक होगी। NH4Cl क्या होता है, एसिडिक होता है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की, तो यहाँ वीक एसिड हमारे पास होता है एसिडिक एसिड, जो हमने पीछे पढ़ा था अभी, CH3COOH, ये एसिडिक एसिड होता है, ये वीक एसिड होता है। और अगर हम इसमें स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो NaOH होता है। तो यहाँ हमारे पास दो चीज़ें बनती है, एक तो बनता है CH3COONA, ये हमारे पास सॉल्ट होता है। और ये जो सॉल्ट होता है इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर इसका होता है। बेसिक मतलब इसका pH <7 होता है। और उसके अलावा यहाँ हमारे पास H2O बनता है, मतलब वाटर भी बनता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई कौन सी रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको मैंने पूरा अच्छे से कम्प्लीटली समझा दिया है, एक बार आप बुक में ज़रूर पढ़ना इसको। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे कमेंट में लिखना, मैं आपका सॉल्यूशन ज़रूर करूँगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों। अब आगे जो हमारा वीडियो है उस वीडियो में मैं आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में बताऊँगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में आपने पहले भी पढ़ा था। तो यहाँ हमारे पास
जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो 5 टाइप की है अलग अलग, और फिर उसके बाद में हम कैटलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू।